हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 10 चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ा था और एसेक्सुअल जो मेथड्स थे उनके नेम पढ़े थे और साथ में उनके एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मेथड्स की डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि बाइनरी फिजन है, बडिंग है, इनके बारे में डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे। तो आज हम करेंगे बाइनरी फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम कवर करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने जो लेक्चर नंबर 1 है वो नहीं देखा, वो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए और उसे क्लिक करेंगे तो उन्हें प्रीवियस वीडियो शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और जिसमें सबसे पहला है दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, और बाइनरी फिजन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो बाइनरी फिजन है उसका मतलब क्या है। बाइनरी मीन्स 2 एंड फिजन मीन्स डिवाइड। इट मीन्स डिवाइड इनटू 2। ठीक है, तो ये किस किस में होती है? अमीबा इज अ एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटोजोन। और किस किस में होती है बाइनरी फिजन? पैरामीशियम में होती है। पैरामीशियम इज आल्सो अ प्रोटोजोन। लिशमैनिया इट इज आल्सो अ प्रोटोजोन एंड बैक्टीरिया, इन सब में मैंने बताया था कि क्या होती है, बाइनरी फिजन होती है। और जो हमने शो करना है आज की बाइनरी फिजन किस मेथड से यानी कि किस तरीके से होती है वो हम शो करेंगे एमीबा में, कि एमीबा में किस तरीके से बाइनरी फिजन होती है। आपके जो एनसीईआरटी है उसमें एमीबा के बारे में ही बता रखा है। तो इस तरह का यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। ये उसकी एक सेल बॉडी है, यूनिसेलुलर है, ये साइटोप्लाज्म है और बीच में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, सबसे पहले अमीबा का जो सेल है उसमें क्या होता है, उसका न्यूक्लियस एनलेंथन्स होता है, यानी कि उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। इस तरीके से ये ऐसा था न्यूक्लियस, अब ये बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस एनलेंथन्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप। हमेशा कभी भी अगर अमीबा में बाइनरी फिजन होती है तो सबसे पहला उसका न्यूक्लियस क्या होता है, एनलेंथन होता है। देन यही न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि अभी जो न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 2, एक ये हो जाएगा और एक ये न्यूक्लियस, यानी कि अब न्यूक्लियर डिवीजन हो चुकी है। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होते ही न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप। ठीक है, देन थर्ड में क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा वैसे ही जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला दिस वन, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के आसपास इकट्ठा हो जाता है और क्या बना देता है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन बना देता है। तो इस न्यूक्लियस की सेल मेम्ब्रेन भी बन गई और इसकी भी। तो ये एक क्या हो गया हमारा, एक अलग हो गया साइटोप्लाज्म वाला और एक अलग हो गया। इस न्यूक्लियस की अलग से सेल मेम्ब्रेन बन गई और इस न्यूक्लियस की अलग से सेल मेम्ब्रेन बन गई। तो अब एक अमीबा से कितने अमीबा बने, ये 2 अमीबा बने, जिसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर अमीबी। ठीक है, सिंगल बोलेंगे डॉटर अमीबा और इकट्ठे बोलेंगे डॉटर अमीबी, यानी कि प्लूरल, 2 बने। तो जो एक पेरेंट है, यही था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक पेरेंट की जरूरत होती है, यहाँ एक ही पेरेंट है, कोई गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, और उसके बिना ही क्या हो रहा है, एक पेरेंट से 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा बोलते हैं। ठीक है, इन्हें डॉटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, और ये माना जाता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो पेरेंट होता है दैट इज मदर। हमेशा हम मान के चलते हैं, तो आगे जो भी फॉर्म होगा एसेक्सुअल में तो वो क्या फॉर्म होंगी, डॉटर, क्योंकि फिर फर्दर इनमें भी सेल डिवीजन होगी तो ये क्या कहलाएंगे, मैच्योर होने पे मदर, और आगे फिर जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डॉटर। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होती रहेगी। एक क्वेश्चन और आता है कि इस बाइनरी फिजन जो ऑर्गेनिजम्स में होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, इमोर्टल कहलाते हैं। इमोर्टल यानी कि जिनकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक अमीबा से 2 बने, फिर इनमें आगे फर्दर ये कितने बनेंगे, 4 से कितने 8, जितनी भी इनका लाइफ स्पेन है, इसे समझाने के लिए है। तो क्या है, ये इमोर्टल है, इनकी डेथ नहीं हुई, ये डिवाइड होते गए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, जिनकी डेथ नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, इमोर्टल कहलाते हैं। तो जिनमें बाइनरी फिजन होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। तो इस मेथड से क्या होगा, ये अमीबा के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी।
एक्चुअल में इट इज द टाइप ऑफ ए माइटोसिस, हम कह सकते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। आपने 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होती है। माइटोसिस सेल डिवीजन होती है जिसमें सेल नंबर इंक्रीज होता जाता है और वो हर ऑर्गेनिज्म में होती है। किस लिए? ताकि उनकी सेल्स की रिपेयरिंग हो पाए, जो सेल्स काम करके खराब हो चुके हैं या फिर जो सेल्स डेड हो गए हैं उनको रिप्लेस करके न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये जरूरी होता है, हर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। लेकिन यहाँ पर अमीबा में जो हो रही है दैट इज ए माइटोसिस। कौन सी है ये? ए माइटोसिस। बस डिफरेंस थोड़ा सा ही है माइटोसिस और ए माइटोसिस में, वो आप +1 में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस और ए माइटोसिस में। तो यहाँ पर जो अमीबा में रिप्रोडक्शन हुई वो सेल डिवीजन के कारण हुई, वो न्यूक्लियर डिवीजन के कारण हुई, एंड दैट इज कॉल्ड ए माइटोसिस। ठीक है, ये बस थोड़ा सा 1 मार्क का है जो आ जाता है, अदरवाइज कोई इसका वो नहीं है। मेनली आपने क्या बताना है? बाइनरी फिजन बताना है कि किस तरीके से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अमीबा। हाँ, इसमें अगर MCQ आ जाता है तो उसमें कई बार ये होता है कि स्टेप्स उल्टे सीधे दे रखे होते हैं। कई बार क्या होता है कि पहले दिखा देते हैं कि न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है, उसके बाद 2 डॉटर अमीबाई बन रही हैं, तो आपको वो सीक्वेंस में लगाना होता है। सीक्वेंस यही रहता है कि अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस लेंथन होता है, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ती है, देन फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है न्यूक्लियस, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण एक अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं जिन्हें हम डॉटर अमीबा बोलते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में भी क्या होती है? मैंने बताया था कि बाइनरी फिजन होती है। तो पैरामीशियम कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें ये जो बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, जिसके कारण ये फूड को गैदर करते हैं और अपनी बॉडी में यानी कि माउथ के थ्रू अंदर लेके आते हैं। इनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस को मेगा न्यूक्लियस कहते हैं और एक को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस तरीके से इनके अंदर क्या होती है? बाइनरी विजन होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी विजन। इस तरीके से ट्रांसवर्स होता है ना ये वाला, इसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स बाइनरी विजन होती है पैरामीशियम में। ऐसे ही बाइनरी विजन और कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? लिशमानिया में भी होती है और बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना कि बाइनरी फिजन किस तरीके से होती है अमीबा में, पैरामीशियम में, और क्या क्या एग्जांपल है बाइनरी फिजन के? लिशमानिया और बैक्टीरिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीपल मीन्स मैनी एंड फिजन मीन्स डिवाइड। ठीक है, डिवाइड इनटू मैनी। तो ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है जो कौन कैरी करके लेके आता है? एक वेक्टर दैट इज कॉल्ड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। और ह्यूमंस को जब वो बाइट करती है तो ह्यूमंस में वो क्या रिलीज कर देगी? अगर उसकी बॉडी में ये पैरासाइट होगा तो हमारी बॉडी में भी पैरासाइट आ जाएगा और फिर हमारे आरबीसीज को अफेक्ट करेगा, वहां जाके बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थ्रू, और फिर क्या हो जाएगा? हमें मलेरिया हो जाएगा। वैसे तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जो हम +2 में पढ़ते हैं उसमें अलग ही है थोड़ा सा, लेकिन 10th लेवल तक हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक है। देन मल्टीपल फिजन डिवाइड इनटू मैनी। प्लाज्मोडियम में होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है। ये किस तरीके से होता है? दिस इज द सेल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये उसका एक सेल है और उसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी। जैसे जैसे इस प्लाज्मोडियम में ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं। कितने हो गए? बहुत सारे न्यूक्लियस हो रहे हैं। वैसे ही इसके बाहर 3 लेयर बन जाती हैं। ये 3 लेयर, इन 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। ये तब तक बनी रहती है जब तक अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, तब तक ये सिस्ट वॉल रहती है इनके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही ये न्यूक्लियस डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं अच्छे तरीके से, वैसे ही उसके बाद ये सिस्ट वॉल यहाँ से क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। द सिस्ट वॉल रप्चर्स, और फिर ये जो न्यूक्लियस हैं ये अपनी अपनी मेम्ब्रेन के साथ बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जैसे जैसे न्यूक्लियस बनते हैं वैसे वैसे उनके आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और साइटोप्लाज्म से क्या बनता है? मेम्ब्रेन बनती है। तो ये सारे न्यूक्लियाई जो हैं ये अपनी मेम्ब्रेन्स के साथ बाहर निकलेंगे और न्यूक्लियस अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? यही बहुत सारे प्लाज्मोडियम कहलाएंगे। तो देखिए, एक पेरेंट प्लाज्मोडियम से कितने बने? बहुत सारे मल्टीपल प्लाज्मोडियम बने, ये इनके ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो एक से इस तरीके से बनते हैं
बात वही है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। हर बार यही होता है, चाहे वो 1 से 2 में हो, चाहे वो 1 से मैनी में हो। ठीक है, बाइनरी फिजन में 1 से 2 में था और मल्टीपल फिजन में 1 से बहुत सारे में होगा। बाइनरी में 1 से 2 में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, यहाँ पर 1 से मैनी में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। 1 से 2, 2 से 4 डबल होता जाएगा। हर बार फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, बाहर एक सिस्ट वॉल बन जाएगी प्रोटेक्शन के लिए। देन जब भी न्यूक्लियर डिविजन्स बंद हो जाएगी तब सिस्ट वॉल रप्चर हो जाएगी और उसके बाद ये न्यूक्लियाई अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन बाहर आ जाएंगे और यही क्या कहलाएंगे, प्लाज्मोडियम, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अब सेकेंड जो मेथड है दैट इज हम पढ़ेंगे बडिंग। ये आप नोट करिए, फिर हम बडिंग करते हैं। देखिए बेटा, बडिंग में क्या होता है, सेकंड मेथड इज बडिंग। बडिंग मैंने बताया था कि हाइड्रा में होती है, यीस्ट में होती है और स्पॉन्जेस में होती है। लेकिन एक बार पहले हम किस में पढ़ रहे हैं, बडिंग हाइड्रा में पढ़ रहे हैं। हाइड्रा इज द सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल। ये मैंने बताया था आपको, इस तरीके का होता है। इसका माउथ होता है, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स क्या करते हैं, इसको एक तो प्रीडेटर से बचा के रखते हैं, यानी कि कोई भी इसके ऊपर अगर अटैक करे तो ये टेंटिकल्स के थ्रू उसको मार देता है। ठीक है, दूसरा टेंटिकल्स क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए काम आते हैं, यानी कि जिस भी चीज को, जिस भी ऑर्गेनिज्म या कीड़े मकोड़े को इसको खाना है तो उसको पकड़ने के लिए टेंटिकल्स इसको हेल्प करते हैं, ताकि ये फिर अपने माउथ में लाके इसको खा पाए। तो जो हाइड्रा है वो इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। इस हाइड्रा के अंदर देखिए क्या है, सेल डिवीजन के कारण, ठीक है, माइटोसिस ही होगी, सेल डिवीजन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर बड डेवलप हो रही है। एक छोटी सी बड निकलने लग जाती है जब इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। देन उसके बाद ये बड क्या है, थोड़ी सी ग्रो करती है अपनी पेरेंट बॉडी पे, यहीं पर ही वो साथ में अटैच रहेगी और थोड़ा सा ग्रो करेगी। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाएगी, ये देखो ये बड ग्रो कर रही है, इसके भी टेंटिकल्स निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रो करने के बाद ये बड यहाँ से क्या हो जाएगी, डिटैच, पेरेंट बॉडी से ये अलग हो जाएगी और उसके बाद अलग होने के बाद ये इंडिविजुअली ग्रो करेगी और क्या बनाएगी, मैच्योर हो जाएगी और एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो देखो एक हाइड्रा से कितना बना, एक हाइड्रा बना। तो एक हाइड्रा ने बडिंग के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण किसको आगे प्रोड्यूस किया, ऑफस्प्रिंग को, और वो ऑफस्प्रिंग क्या कहलाएगा, सिंगल वन हाइड्रा। तो एक हाइड्रा से बडिंग के थ्रू क्या बना, एक ही हाइड्रा बना। तो दिस इज द बडिंग इन हाइड्रा। ऐसे ही यीस्ट में, यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, एक यूनिसेलुलर सिंगल क्या है, वो फंगस है यीस्ट। उसके अंदर अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से होता है। एक बार मैं रब कर रही हूँ, फिर यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यीस्ट में देखिए क्या होता है, बडिंग कैसे होती है। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। तो ये एक यीस्ट का सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पर एक बड निकलने लग जाएगी और बड जैसे ही निकलेगी इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इसका एनलेंथन हो रहा है, न्यूक्लियस एनलेंथन्स, ताकि वो भी डिवाइड हो पाए। और यहाँ पर क्या हो रही है, बड डेवलप हो रही है, बड डेवलप। देन ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड, इस बड के अंदर चला गया एक, तो एक बड निकल आई। ऐसे ही इस बड में भी फर्दर क्या होंगे, न्यूक्लियर डिविजन्स, और इस तरीके से बहुत सारी बड्स निकलेंगी। यानी कि यीस्ट में क्या होता है, मल्टीपल बडिंग होती है। यहाँ हाइड्रा में तो हमने एक सिंगल बड देखी थी कि डेवलप हो रही है, लेकिन यीस्ट में मल्टीपल बड्स डेवलप होती हैं। यहाँ पर बहुत सारी बड्स डेवलप हो जाती हैं, यही डिफरेंस है, मल्टीपल बड्स। और फिर थोड़ा सा ग्रो करने के बाद ये क्या हो जाएंगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। जैसे हाइड्रा में हुआ था, थोड़ा सा ग्रो करने के बाद डिटैच हो गई थी और डिटैच होने के बाद ये अलग से सभी की सभी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो देखिए एक यीस्ट से कितने सारे यीस्ट सेल्स बने, बहुत सारे। इट मीन्स ये जो बडिंग है यीस्ट के अंदर, ये क्या कहलाती है, मल्टीपल बडिंग। किस तरह की बडिंग है ये, मल्टीपल, यानी कि एक यीस्ट से मल्टीपल यीस्ट बनी है बडिंग के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बडिंग। लेकिन हाइड्रा में क्या था, सिंगल बडिंग हो रही थी, एक हाइड्रा से एक ही बन रहा था। क्लियर है इतना।
अब जो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस में क्या होता है, अभी तक तो मैंने बताया कि जितनी भी बर्ड्स बनती हैं, चाहे एक बने चाहे बहुत सारी बने, उनको अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होना ही पड़ता है, अलग होना पड़ता है, उसके बाद ही वो ऑफस्प्रिंग्स कहलाती हैं और मैच्योर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पॉन्जेस हैं, पहले भी बताया था, फाइलम पॉरीफेरा में होते हैं स्पॉन्जेस, जिनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ बॉडी सेल से ही बनी होती है। इनके अंदर क्या होता है, पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच होती हैं सारी और अलग नहीं होती, यानी कि हमेशा के लिए वो पेरेंट्स के साथ ही अटैच होके रहती हैं बर्ड्स, और फिर क्या फॉर्म करती हैं, एक कॉलोनी फॉर्म करती हैं। तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो पेरेंट्स के साथ ही क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं, अलग नहीं होती, पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहती हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो क्या फॉर्म करते हैं, एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो स्पॉन्जेस हमेशा क्या करती हैं, बर्ड्स फॉर्मेशन के थ्रू क्या करती हैं, कॉलोनी फॉर्म करती है, ठीक है। एक ऐसा यही ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस ही हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर बर्ड्स क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं पेरेंट के साथ, अलग नहीं होती। अदरवाइज यीस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या होती हैं, जो बर्ड्स हैं वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था स्पॉन्जेस, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट बडिंग। और थर्ड हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। एक बार ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये भी मैंने आपको बताया था, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस फंगस में होती है, जिसको हम सिंपली ब्रेड मोल्ड फंगस भी बोलते हैं, जो ब्रेड पर लगती है कॉमनली, जो हम खाते हैं ब्रेड। देखिए बेटा क्या होता है, जो इस फंगस के स्पोर्स होते हैं वो ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट में होते हैं। जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब है कि जब तक इनको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलता, जब तक इनको प्रॉपर तरीके से सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तब तक ये एनवायरनमेंट में ही रहते हैं और ऊपर से कवर रहते हैं इनके स्पोर्स। स्पोर केस में, ये जैसे स्पोर केस, ये ऊपर से कवर रहते हैं स्पोर केस के अंदर ही। लेकिन जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं इनके लिए, कंडीशंस फेवरेबल का मतलब है कि जैसे इनको पानी मिलता है, फूड मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है और सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो ये कहाँ जाते हैं, ब्रेड वगैरह या कोई ऐसी खाने की चीज ढूंढते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो और हॉट हो, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, थोड़ा सा गर्म हो और ह्यूमिडिटी हो। तो जैसी कंडीशंस फेवरेबल हुई, ये वहां पर जाना शुरू कर देंगे और रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देंगे। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेड है, उस ब्रेड को हमने गीला करके रख दिया और ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम ही चल रहा है, तो कंडीशन क्या रहेगी इनके लिए, एनवायरनमेंट में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है स्पोर्स, तो क्या करेंगे, इस ब्रेड पे आकर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा इस राइजोपस फंगस का स्ट्रक्चर। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखें, तो आपकी ब्रेड के ऊपर अगर हम नेकेड आई से देखें तो एक कॉटन टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि एक फुफुंदी सी लग जाती है, कॉटन सी व्हाइट व्हाइट दिखाई देती है, उसके अंदर हमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। एक्चुअल में वो ये स्ट्रक्चर होता है। वो व्हाइट वाली जो फुफुंदी होती है वो क्या होता है, अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइफी। ये क्या होते हैं, इसके हाइफी होते हैं, दीज आर ट्यूब लाइक, और ये कॉटन की तरह दिखाई देते हैं ब्रेड के ऊपर हमें, जैसे कोई कॉटन हो, रुई हो, ठीक है। तो ये हाइफी डेवलप होती है। उसके बाद फिर छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई देते हैं इस कॉटन के अंदर, यानी कि फुफुंदी के अंदर। एक्चुअली में वो ब्लैक स्पॉट्स क्या है, ये है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर केस, जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी कि अब वो उस ब्रेड को एक तरह से उसको खा भी रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं उससे, प्लस वहाँ पे उसको खाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और ज्यादा मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं इस स्पोर केस के अंदर, ठीक है। और जैसे ही ये अपनी मल्टीप्लिकेशन रोकेंगे, यानी कि जब ये पूरी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जो स्पोरेंजियम है, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं या फिर स्पोर केस भी बोलते हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और वापस ये कहाँ आ जाएंगे, एयर में, एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और कोई नई जगह ढूंढेंगे, कोई नया खाना ढूंढेंगे जहाँ कंडीशंस क्या रहेंगी, फेवरेबल। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी तो ये एनवायरनमेंट में ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू राइजोपस फंगस क्या करती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ये आपका पूछा जाता है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन या रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। इस तरीके से पूछा जाता है कि जब एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है तो वो व्हाइट पार्ट क्या है, व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड हाइफी, और उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स क्या है, दैट इज स्पोरेंजियम, और उसके अंदर क्या है, स्पोर्स है।
ठीक है। तो ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं तो ये एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। क्लियर है बेटा, इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके मेथड थे 3 पढ़ लिए हमने आज। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ लिया, फिर बडिंग पढ़ लिया, और उसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले जो रहेंगे हमारे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। होप फॉर द डे।